नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी से अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्यूआर स्कैन करके और पत्र पुष्पम से हमारा सहयोग भी करें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज विजय सरदाना जी और जैसा कि आप जानते हैं कि विजय सरदाना जी की अच्छी खासी एक्सपर्टीज़ है, विशेषकर जो वैश्विक कॉमर्स है और एग्रीकल्चर इत्यादि उनके ऊपर है, लेकिन इनका एक रणनीतिक या स्ट्रैटेजिक पहलू है और इसलिए मैं सीधा प्रश्न करता हूँ विजय जी से कि साहब ये जो अभी चल रहा था इसमें पाकिस्तान तो एक तरह से मर सा गया था, तो उसको अंतिम समय पर अमेरिका ने क्यों बचाया? जी, आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो जितनी भी बड़ी ताकतें हैं उनका स्टेक कहीं ना कहीं हर जगह है और पाकिस्तान अमेरिका के लिए हमेशा से क्रूशियल रहा। एक बात हमको ये ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी हम किसी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग या डेवलपमेंट या एग्रीमेंट या फोरम की बात करते हैं, कोई नहीं चाहता कि भारत मजबूत बने। ये आप बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबको ये पता है कि इतना बड़ा बाजार है और अगर ये अपने पैरों पे खड़े हो गए, मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो गया और भारत एक स्ट्रांग कंट्री बन गया, तो पूरी दुनिया को ये डर है कि कहीं ये दूसरा जो है चाइना का वर्जन ना बन जाए कि हम जिसको कंट्रोल नहीं कर सकें और फिर दोनों बड़े बाजार अमेरिका और इंडिया और चाइना, करीब अगर आप देखें तो 1.5 अरब की आबादी यहाँ और 1.5 यहाँ, तो 8 में से 3 अरब तो यहाँ, कुल मिला के हम ये कह रहे हैं 40% लोग तो हमारे पास ही है। बाकी आप घूमते रहिए पूरी दुनिया में माल बेचने के लिए। तो ये एक ग्लोबल चैलेंज भी है। पूरी दुनिया भारत को बाजार की तरह देखती है, लेकिन कोई भी स्ट्रॉन्ग इंडिया नहीं चाहता है एक्सेप्ट इंडियन पीपल। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। बल्कि इंडियन पीपल में भी एक बड़ा सेक्शन है जो नहीं चाहता कि भारत मजबूत ये बने। वही लोग हैं सर जो जिनको विदेशी संरक्षण मिला हुआ है या जो फॉरेन फंडेड हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उनके अपने एजेंडा हैं, उनकी अपनी नीतियां हैं, तो उनको तो वही करना है जो उनके मास्टर्स बोलते हैं। क्योंकि दो तरह के हम बात कर रहे हैं ना कि आज की तारीख में कि देयर इज समथिंग कॉल्ड डीप स्टेट। डीप स्टेट के अंदर भी कई लेयर्स होती हैं। एक लेयर वो होती है जो बिहाइंड द सीन बिल्कुल अंधेरे में रह के काम करते हैं और वो सब तरह के, चाहे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो या कुछ और डिस्टेबलाइजेशन एक्टिविटीज हो, दंगे प्रदर्शन हो, वो करवाते हैं। लेकिन एक डीप स्टेट का हिस्सा होता है जो पॉलिसी और पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करता है। ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको आप ध्यान से अगर देखेंगे तो उनका एक खास टोन है। वो हमेशा ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे। उनके जो, जिसको कह सकते हैं कि जो उनके गॉड फादर्स हैं या जो उनके मास्टर्स हैं, जैसा आदेश आएगा वैसी ही वहां पे बातचीत होगी। तो ये बात हमें समझनी होगी। और वो लोग भारत को क्यों स्ट्रांग होने देना चाहेंगे? क्योंकि उनको ये नहीं पता कि वो जो कर रहे हैं उससे भारत स्ट्रांग होगा या वीक होगा। उनको एक ही चीज पता है कि मेरे मालिक ने, मेरे बॉस ने मुझे बोला है कि जाके तुम ये क्रिटिसाइज करो, शोर मचाओ, इशू उठाओ, जिससे इंडिया एंगेज रहे, आगे ना बढ़ सके। ये हमारा एजेंडा है। कोई डेवलपमेंट पॉलिसी मत आने दो, कोई टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन मत होने दो, जानबूझ के उसमें वेलफेयर इश्यूज जोड़ते रहो, लेबर इश्यूज जोड़ते रहो, किसानों के इश्यूज जोड़ते रहो, जिससे भारत आगे ना बढ़ सके। और ये वेल डिफाइंड एजेंडा है और इसके अंदर कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है। तो ये बताएं कि ये जो 3.5 दिन का जो एक इंटेंस, मैं कहूँगा एंगेजमेंट हुआ, वॉर तो इसको नहीं कह सकते, वॉर तो दोनों तरफ से किसी ने डिक्लेयर भी नहीं किया, लेकिन जो इंटेंस एंगेजमेंट हुआ,
इसमें भारत का जो आत्मनिर्भर भारत वाला जो चरित्र था वो इतना निखर के सामने आया कि साहब चाइना की जो डिफेंस मार्केट थी वो बर्बाद होगी, यूएस की जो डिफेंस मार्केट थी वो बर्बाद होने के कगार पे थी, और तभी यूएस कूद के आया बीच में और कहा अरे साहब बड़ी खतरनाक इंटेलिजेंस है, और साहब ये पता नहीं क्या थी वो इंटेलिजेंस कि वो न्यूक चला देंगे या न्यूक्स जो है वो टेररिस्ट के हाथ में चले जाएंगे, जो भी था। तो वो खतरनाक इंटेलिजेंस का बहाना बना के और पाकिस्तान को एक तरह से सरेंडर कराया गया कि भाई तुम फोन करो और बच निकलो। तो ये क्या केवल ये मार्केट का ही कंसिडरेशन था या और भी इसमें कुछ था? सर देखिए, जब डिफेंस की बात आती है तो मार्केट के साथ साथ और कई डायमेंशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आज आप F-16 की बात कर रहे हैं या आप मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, एक तो बाजार है ही है, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी की भी बात आती है, यहाँ पे आपका जो इकोसिस्टम है उसकी भी बात आती है। और यहाँ पे पूरी दुनिया देख रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो चाइना और अमेरिका दोनों की नींद इसलिए उड़ी हुई थी कि मान लीजिए कि भारत की सेनाओं ने इनके हवाई जहाज, इनके मिसाइल्स को बेकार साबित कर दिया, तो ये खरीदेगा कौन? तो जो आज ये इन्होंने इतना बड़ा ब्रांड इक्विटी बनाई है कि वी आर द बेस्ट एंड वी आर दिस एंड वी आर दैट, तो ये तो सब पोल खुल जाएगी। तो जो एग्जिस्टिंग बाजार है, जो कस्टमर है, जो लेने का सोच रहा था, एक तो वो भाग जाएगा, वो तो डायरेक्ट कमर्शियल लॉस है। दूसरा, अमेरिका और चाइना एक दूसरे को ये एक्सपोज कर देंगे कि उनकी टेक्नोलॉजीज में कितना दम है, क्योंकि अमेरिका और चाइना के लिए दोनों जो कॉमन पॉइंट है वो है आपका ताइवान, और वहां पे इनको यही तकनीकें इस्तेमाल करनी है, टेक्नोलॉजीज करनी है, कुछ और जोड़ देंगे जो इन्होंने अभी कॉन्फिडेंशियल रखी हुई है, नहीं बताई होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों के ऊपर अपनी साख को बचाने का बहुत बड़ा चैलेंज था। और इसमें सबसे बड़ा गेन ये था, उदाहरण के लिए सर, कि अगर F-16 को S-400 ने मार गिराया तो रशिया का जो मार्केट है S-400 का वो बढ़ गया और अमेरिका के प्लेन्स का मार्केट गिर गया। इसी तरह से चाइना के जो एयरक्राफ्ट हैं उनका मार्केट खत्म हो गया। तो लोग कहेंगे भैया ये सब फालतू के खिलौने लेने से क्या फायदा, हम S-400 ही ले लेते हैं और मिसाइल बना लेते हैं, भारत से ब्रह्मोस ले लेते हैं, भारत रशिया कोलैबोरेशन, और S-400 हम रशिया से ले लेते हैं। अब जिसका मर्जी हवाई जहाज और ड्रोन आने तो सबको हम गिराते रहेंगे, हमें क्या मतलब है इनके हवाई जहाज खरीदने से। तो जो रणनीति है वो बहुत तेजी से बदलती, बहुत बड़ा बाजार को झटका लगता, और फिर इनको ये समझ में नहीं आता कि ये हुआ क्या, क्योंकि इस तरह का जो डैमेज होता है ना सर, इसका बहुत लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होता है। और अगर आज F-16 किसी काम के नहीं रहे S-400 के सामने, तो अब F-16 कौन खरीदेगा? अब चॉइस बहुत सिंपल है। मैंने इस पे एक पूरा कैलकुलेशन किया है मेरे चैनल पे, विजय सरदाना इनसाइट पे। कल अगर आप उसमें कैलकुलेशन देखें तो मैंने ये किया कि पाकिस्तान को घुटनों पे लाने के लिए टोटल कितनी कॉस्ट लगेगी, और बकायदा मैंने टारगेट काउंट करके उसका एनालिसिस किया है, डिटेल्ड एनालिसिस, और बड़ा अच्छा फीडबैक दिया लोगों ने उस पर। जितने भी वहां पे हथियार चाहिए, अगर मान लीजिए हम डिफेंसिव अप्रोच लेते हैं, हम पाकिस्तान के अंदर हम दुनिया भर के हवाई जहाज भेजते ही नहीं, हम सिर्फ ब्रह्मोस का इस्तेमाल करते हैं। कारण बहुत सिंपल है कि उसका तोड़ भी पाकिस्तान के पास नहीं है, और टोटल जो टारगेट है पाकिस्तान में, मैक्सिमम आप उसको देख लें, क्रिटिकल जो टारगेट है वो 100 है, ज्यादा नहीं है। और 100 टारगेट्स को, और डेप्थ जो उसकी है वो 300 किलोमीटर है। ऐसा भी नहीं है कि वो कोई 2000 किलोमीटर दूर है या कोई 1500 किलोमीटर दूर है, वहां पहुंचेंगे कैसे हम? जो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो है 300 किलोमीटर इंडियन बॉर्डर से। सारे मैक्सिमम। इंपॉर्टेंट टारगेट उसके अंदर अंदर है, मैं वही कह रहा हूं। हाँ, तो पेशावर उसके को तो बाद हमने तो हिट फिर कर ही दिया आपका था, वो, पेशावर 350 किलोमीटर। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। सब बलूचिस्तान और जो बॉर्डर एरियाज हैं पख्तूनख्वा वगैरह, वहां पे आप 300 किलोमीटर के बाद की बात आती है, उनको आप छोड़ दो, वहां से कोई आएगा भी तो बहुत लंबा टाइम लगता है, इतनी देर में इंडियन फोर्सेस मैनेज कर लेंगी, क्योंकि टाइम लैग भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिफेंस में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडियन बॉर्डर से 300 किलोमीटर के अंदर अंदर आपके पास 100 स्ट्रेटेजिक टारगेट है, पाकिस्तान में ज्यादा नहीं है।
उसको अगर मैं ये कह रहा हूं कि हर टारगेट पे अगर आप एक ब्रह्मोस मिसाइल लगाते हो, और मैं मार्केट रेट मान के चलता हूं ब्रह्मोस का करीब 38 से 40 करोड़, अगर 40 करोड़ भी है, 100 का मतलब हुआ 4000 करोड़। अगर एक टारगेट पे आपने एवरेज 5 भी लगा दिए तो क्या हुआ, 200 करोड़ पर टारगेट। जबकि उन टारगेट्स को बनाने में हजारों करोड़ का खर्चा आया होगा, पावर प्लांट्स हैं, पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं। तो आप 100 से 200 करोड़ का खर्चा करके आप उनके 1000 से 2000 करोड़ का टारगेट उड़ा सकते हो। मैंने ये कैलकुलेशन इसलिए की कि आप कहेंगे कि सर वहां पे आतंकवादी कैंप है। अरे मैंने कहा उस कैंप के ऊपर 400 रुपए वाले तंबू के ऊपर 40 करोड़ का मिसाइल फेंकने का कोई सेंस नहीं बनता ना। उसको आप उनकी सप्लाई लाइन तोड़ दो, आप पानी मत होने दो, पेट्रोल मत आने दो, बिजली मत आने दो, अपने आप आर्मी बैठ जाएगी, खाना मत आने दो, तो कहां जाएंगे लोग। तो आपका टोटल खर्चा है 20,000 करोड़ रुपए, और सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स 20,000 करोड़ आप बाकी और कंटिजेंसी में रख लीजिए, एयरक्राफ्ट के लिए, सर्वेलेंस के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, जो भी है। तो पाकिस्तान तो घुटने पे आ ही गया ना सर। आपको कुछ नहीं करना, ना वहां बिजली ना पानी, अपने आप लोग सड़कों पे आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्मी क्या करेगी, जब तक आर्मी के पीछे सप्लाईज नहीं है तो खाली टैंक में बिना पेट्रोल के टैंक को लेके वो क्या घूमेंगे सर। खाना नहीं होगा फौजी के पास तो कितने दिन वो बंदूक तान के खड़ा होगा बॉर्डर पे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और आज की दुनिया में आपको सप्लाई लाइन पे काम करना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और इंडियन आर्मी फोर्सेस ने जो कार्रवाई करी है, ये बिल्कुल सही इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के डीप इनसाइड जाके अगर आपने स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान को एक बात तो समझ में आ गई कि कोई भी कॉर्नर अब सुरक्षित नहीं है। तो अभी तक जो कश्मीर कश्मीर कर रहे थे, अब ये पूरा जो पोर्टफोलियो है, ये जो पूरा जो प्लेग्राउंड है, ये पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो सकता है। कश्मीर इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट एरिया। तो ये इस जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा एक लॉजिकल शिफ्ट है जिसको हमें सोचना होगा। और इसीलिए आज मैंने सुबह एक और वीडियो बनाया था कल प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद, उसमें मैंने ये कहा था कि अब भारत में क्या क्या बदलेगा, और ये दोनों लेवल पे बदलेगा, भारत की विदेश नीति में भी और भारत की रक्षा नीति में भी, और कई बदलाव आए। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है सर, और इसी से दुनिया दुखी है। और भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी में भी निश्चित रूप से डिफेंस में मैं उसी को लेके आ रहा हूँ, डिफेंस क्योंकि न्यूक्लियर में दोनों डायमेंशन है ना सर, फॉरेन पॉलिसी भी है और हमारी डिफेंस पॉलिसी भी है। और न्यूक्लियर में तो देखिए, जहां तक बात है कि पाकिस्तान हो या अमेरिका हो या रशिया हो, इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया, इजराइल ने इस्तेमाल नहीं किया, अमेरिका चाइना करेंगे नहीं, पाकिस्तान अगर करेगा तो वो पाकिस्तान का आखिरी। सर मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये पता है पूरी दुनिया को कि अगर जिहादियों के हाथ में अगर आ गया एटॉम बॉम्ब तो भारत तो एक टारगेट है, उनके तो टारगेट हर एक वेस्टर्न कंट्री। क्या आज अमेरिका के वहां झंडे के ऊपर वो आग नहीं जलाते, वहां झंडा हाथ में लेके अमेरिका के झंडे पे वहां के राष्ट्रपति की फोटो के ऊपर जूते मारते हैं, चप्पल मारते हैं। तो नफरत तो उनको सबसे है। तो भारत कैन बी वन ऑफ द टारगेट, लेकिन बाकी जगह भी तो उनके लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा फिर ब्लैकमेल करना पूरी दुनिया को। तो मुझे नहीं लगता वर्ल्ड कम्युनिटी वो करने देगी। और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर भी और बाकी जगह पे भी मुझे लगता है अमेरिका की बहुत पैनी नजर होगी कि आप ये तमाशा मत करिए, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो आप क्या सब पहले विदेश नीति की बात कर लेते हैं, उसके बाद रक्षा नीति की बात कर लेते हैं। कुछ तो मोदी जी ने अपनी स्पीच में काफी कुछ बता ही दिया। जी देखिए, जहां तक बात है विदेश नीति की, अब ये बात आप देख लीजिए कि मोदी साहब ने जो कहा, और जब शुरू में जब ये अटैक शुरू हुआ था 5-6 तारीख को, तब से लेकर अभी तक मोदी साहब ने एक बात कही थी, और शुरुआत हुई थी बिहार की इलेक्शन रैली से, जहां पे उन्होंने ये कहा था कि जब उन्होंने इंग्लिश में स्पीच दी थी उस समय ही भारत की विदेश नीति बहुत क्लियर उन्होंने कर दी थी, विद सपोर्ट ऑफ डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स। हम तुमसे पूछेंगे नहीं, हम डिसाइड करेंगे किसको कहां ठोकना है और किस लेवल तक जाना है, हमें अब किसी से कंसल्ट नहीं करना है।
एक बात तो बहुत क्लियर है, क्योंकि मोदी साहब के पास कुछ एग्जाम्पल बहुत सही है। इजराइल और हमास की लड़ाई से बहुत क्लियर हो गया कि आप इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई से बहुत क्लियर हो गया कि यूएन और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड किसी काम का नहीं है। अगर आप में दम है, ये सब शोर मचाएंगे, ये किसी काम के नहीं। इसी तरह से पाकिस्तान और भारत में जब कुछ होता है तो पूरी दुनिया सिर्फ शोर मचाएगी, आपके हेल्प नहीं करेगी, तो बेहतर है उनको इग्नोर करो, आगे बढ़ो। और मोदी सरकार ने यही किया। तो एक तो बहुत क्लियर है कि हम आपकी बात सुनेंगे। दूसरी बात, अंतरराष्ट्रीय मंचों का कोई मतलब नहीं रहा, चाहे वो इजराइल का मुद्दा हो, चाहे वो रशिया का मुद्दा हो, चाहे वो चाइना का मुद्दा हो, या भारत पाकिस्तान का मुद्दा। यूएन जैसी बॉडीज, और जिसको ट्रंप ने खुद ही बोल दिया कि दीज आर यूजलेस, देयर इज नो नीड फॉर दिस। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की जो क्रेडिबिलिटी है वो ऑल टाइम लो है, चाहे वो टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन वगैरह। कहने का मतलब ये है कि उनकी क्रेडिबिलिटी ऑल टाइम लो है, कोई उनको वेट नहीं दे रहा। तो भारत को भी ये मैसेज मिला कि भाई आपको अपना काम, अपने घर की सफाई खुद करनी होगी, किसी के भरोसे नहीं। उसका असर हमने देखा। जब ये फॉरेन पॉलिसी क्लियर हो गई, उसके बाद आती है आपकी रक्षा नीति कि अब भारत ने सफाई यूएन को करनी बिल्कुल कैसे। पूछा भी नहीं, अप्रोच भी नहीं किया, कोई मैंने कहा ना, वो डिफंक्ट है बात सर, भी वो नहीं तो की, कोई होना ही एविडेंस नहीं देने है। की भी बात नहीं की जो पहले किया करते थे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, इस बार वो कहते रहे कि न्यूट्रल एजेंसी से हम इन्वेस्टिगेशन कराएं, ये करें, हमने ना जवाब दिया ना उनकी बात सुनी। तो ये बात तो बहुत क्लियर है सर। अब सवाल इस बात का आ जाता है कि जब फॉरेन पॉलिसी क्लियर है और डिफेंस फोर्सेस को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि अब जाइए, अब अपना आप काम करिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है, जो होगा हम देखेंगे। जब पॉलिटिकल लेवल से एक क्लियर मैसेज डिफेंस को चला जाता है, ये एक बहुत बड़ा मॉरल बूस्टिंग होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि आपके जो टॉप बॉसेस हैं वो आपके साथ खड़े हैं और आप पे भरोसा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मॉरल बूस्टिंग एजेंडा है। जब ग्रीन सिग्नल मिला तो भारत की जो डिफेंस तैयारियां हैं वो तो हमेशा रहती ही, उन्होंने उसको थोड़ा रिफाइन किया, जो भी इंटरनल प्लानिंग करनी थी, लॉजिस्टिक्स वगैरह, सप्लाई चेन्स वगैरह रिफिल करी, हफ्ते 2 हफ्ते में वो काम हो गया और वो अपने काम पे लग गए। जब ये कार्रवाई हुई और डीप स्ट्राइक हुआ, पहले पूरी दुनिया ने ये सोचा था कि शायद जो भारत की सेनाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगी, भाई आपका सर्जिकल स्ट्राइक कर लेंगी, 5-7 और आतंकवादियों के तंबू उखाड़ देंगे, और क्या होगा। इसके आगे तो किसी ने उम्मीद की नहीं थी। लेकिन जब पता लगा कि 9 इंपॉर्टेंट बेस पाकिस्तान के आर्मी के जो मेन स्टेब्लिशमेंट्स है वो उड़ा दिए गए, जो पहले तो इनके 9 इम्पोर्टेंट टेररिस्ट बेस उड़ाए गए। मैं वही आ रहा हूँ, जो 9 इनके टेररिस्ट लोकेशंस थी वो उड़ाई। उसके बाद बैकअप में फिर जब आर्मी ने वहां से आए, डिफेंस ने रिएक्शन किया तो उन्होंने उनको उड़ा दिया। और अभी तो शुरुआत होनी थी, तुरंत इंटरवीन किया गया, क्योंकि ये बात सबको समझ में आ गई कि इस समय इंडिया में गुस्सा है और कोई सुनने वाला नहीं है, और मोदी पे प्रेशर है कि आप हिसाब बराबर करें। और जहां तक मोदी साहब की पर्सनैलिटी की बात है, ये ट्रंप भी जानता है, पाकिस्तान भी जानता है, चाइना भी जानता है, यूएन भी जानता है कि यहाँ पे सिर्फ सॉफ्ट पैडलिंग से काम होगा नहीं। आपको अगर लड़ाई को रोकना है तो बहुत ही एग्रेसिव स्टैंड लेना होगा। तो इसीलिए चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, सडनली, जबकि एक दिन पहले ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा था कि हमारा कोई लेना देना नहीं, आप आपस में निपटो। लेकिन जैसे ही डीप स्ट्राइक आई, सारी इक्वेशन बदल गई और रातों रात कार्रवाई शुरू हुई। क्योंकि अगर ये बढ़ जाता, अगर ये 3 दिन और चल जाता, तो पता नहीं पाकिस्तान में और क्या क्या टूट गया होता। और उसमें अमेरिका के इंटरेस्ट हो सकता है कि आपके 10-12 F-16 उड़ जाते, चाइनीज एयरक्राफ्ट उड़ जाते, तो इन सबके लिए मुश्किल ही हो जाती। दुनिया को दिखाना गया तुम्हारे F-16 को तोड़ दिया इंडिया ने, अब फिर किसको बेचने जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता। तो इसीलिए ये उनके इंटरेस्ट में था कि इस पूरी कार्रवाई को कंट्रोल किया जाए। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट जो बात हुई इसमें कि साहब एक न्यू नॉर्मल मोदी जी ने अपनी स्पीच में सेट कर दिया, और 3 बातें जो खास है कि साहब, एक तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सस्पेंड रहेगी, ट्रेड नहीं होगी और टॉक्स नहीं होंगे।
अब पहले जब मैंने इसकी एनालिसिस की थी तब मुझे ये लग रहा था कि भाई ये ऑपरेशन पाइथन है, धीरे-धीरे स्क्वीज़ करके और जान निकाल के और उसके बाद उसको सॉल्व किया जाएगा। लेकिन अब चूँकि सिचुएशन बदली डीप स्ट्राइक के बाद में, जो टेररिस्ट बेस के स्ट्राइक के बाद में थी। लेकिन अब तो पाकिस्तान ने इस सारे प्रकरण में इंडस वाटर ट्रीटी की बात ही नहीं की। अब आप मुझे ये समझाएँ कि ये जो हमारे पास कितना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे हम इसको रोक सकते हैं या डाइवर्ट कर सकते हैं और इसका इनके ऊपर अल्टीमेटली क्या फ़र्क पड़ने वाला है? सर, अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो 3 नदियां हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान का अधिकार दिया गया है। ये वर्ल्ड बैंक नेगोशिएटेड ट्रीटी थी। इस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया था कि कैसे-कैसे इंडस वाटर ट्रीटी अगर भारत की तरफ से अगर पानी का सप्लाई रुकता है, तो पाकिस्तान के लिए क्या समस्याएं आएंगी। देखिए, पाकिस्तान का जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी का हाल है कि जो मेन इंडस रिवर है, वहां तो शायद इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, लेकिन जो बाकी है, जो आपका झेलम है और जो दूसरा आपका चिनाब है, ये जो नदियां निकलती हैं, इन पे फिर भी भारत ने कुछ एक डैम्स बनाए हुए हैं। वहां पे हम अगर सप्लाई रोकते हैं तो क्योंकि सारी नदियां पैरेलल तो चलती नहीं है, अलग अलग एरिया से आती है और सबसे ऊपर से घूम के आती है इंडस। लेकिन जो पाकिस्तान के पंजाब एरिया से निकलती हैं वो है आपकी चिनाब भी है, झेलम भी है, जो उनका सबसे फर्टाइल एरिया है। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 80% जो इरिगेशन है वो इंडस वाटर ट्रीटी के माध्यम से जो वाटर सप्लाई पाकिस्तान पहुंचती है, ये उससे होता है। इतना ही करीब वाटर जो पीने का पानी है वो भी पाकिस्तान का इन 3 नदियों से आता है। तो अगर आज आपने पानी रोक दिया या फ्लो कम कर दिया, या जब जरूरत है, जैसे मान लीजिए कि आज सोइंग का टाइम है और पानी नहीं है, तो क्या होगा सर? फसल डिले हो जाएगी। हाँ, मानसून में आपको खूब सारा पानी मिलेगा, आप रोक नहीं पाएंगे, आप बहने दीजिए, लेकिन मानसून में फसल लगाता कौन है? उससे पहले लगती है। सोइंग के टाइम आपको पानी नहीं मिला तो समस्या है। 12 महीने आपको पीने का पानी चाहिए, वो नहीं मिला, आपके यहाँ पे वाटर लेवल भी नीचे जाएगा और सप्लाई भी रिस्ट्रिक्ट होगी। ओवरऑल चैलेंजेस काफी बढ़ जाते हैं और ये तो बहुत वेल स्टेब्लिश फैक्ट है कि जल बिन सब सून, पानी नहीं होगा तो सब बेकार है, पहली बात। अब रही बात कि पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र क्यों नहीं किया, तो सवाल ये है कि इस समय पाकिस्तान बार्गेनिंग पावर में था ही नहीं। अगर पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी का आर्ग्यूमेंट करता और डिस्कशन में ये चर्चा आती, तब ये एक मैसेज जाता कि इस समय पाकिस्तान डोमिनेटिंग पोजीशन में है या पाकिस्तान इक्वल पोजीशन में, तभी वो अपनी तरफ से कार्ड्स खेल रहा है। यहां तो पाकिस्तान के लिए क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल हो गया था, तो अब कौन आपकी बात सुनेगा? बेगर्स आर नो चूजर्स। तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं कि भाई अगर तुमने लड़ाई को, इस ट्रीटी को 3 दिन और खींचा लंबा कि लेट अस नेगोशिएट, जैसे यूक्रेन ने किया अमेरिका के साथ। 1 महीने तक उन्होंने मिनरल ट्रीटी को खींचा और उसके बाद साइन किया अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बनवाने के बाद। ये अगर स्थिति होती पाकिस्तान की तो पाकिस्तान करता, लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी ये थी कि अगर 48 घंटे लड़ाई और चल जाती तो 48 ठिकानों पर और बम पड़ जाते, और हर एक ठिकाने पे जब बम पड़ता है तो एवरेज आप ये मान के चलिए कि 1000 करोड़ का नुकसान हो जाता है। और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, अभी वो नुकसान झेलने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उनके पास रिपेयरिंग का भी पैसा नहीं है। तो सिचुएशन, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। शोर चाहे कितना मचा ले पाकिस्तान की आर्मी की हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उससे होता नहीं है, क्योंकि फौजियों को आपको 3 टाइम खाना खिलाना है, उनको हथियार देने हैं, उनको फ्यूल देना है, नहीं तो वो मोबिलाइज कैसे करें? तो ये बात बहुत क्लियर है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पता है। ये तो ठीक है कि वहां पे आर्मी उनके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए आर्मी जनरल जो चाहते हैं वो तमाशा कर लेते हैं, लेकिन हकीकत तो वहां सबको पता है। और इंसिडेंटली जब ये लड़ाई चल रही थी मैं दुबई में था और मेरे जी। आसपास डेलीगेट्स जो थे वो पाकिस्तान से भी आए हुए थे, हुँ, हुँ, हुँ। तो उनसे जी। बात हो रही थी।
वो भी इस बात से खुश नहीं थे कि यार ये क्या तमाशा हो रहा है, आर्मी को कौन कंट्रोल करे। तो वहां पाकिस्तान की जनता में ये बात क्लियर है कि ये आर्मी जो है, ये जिसे कहते हैं ना कि डायरेक्शनलेस मिसाइल है या अनकंट्रोल्ड मिसाइल है, पता नहीं कब रोग कहाँ आर्मी। कैसे चल जाए, किस पे चल जाए, रोग आर्मी है। तो ये मुश्किल है इनको कंट्रोल कर। और अब आर्मी का पूरा फोकस है किस तरह से रिसोर्सेज को कंट्रोल करें, क्योंकि पाकिस्तान में जो रिसोर्सेज है वो कम होते जा रहे हैं। अगर आईएमएफ का एग्जाम्पल भी हम ले लें कि जो 1-1.5 बिलियन डॉलर के लिए वो कटोरा लेके गए थे, पाकिस्तान का मंथली ट्रेड डेफिसिट है 2 से 3 बिलियन डॉलर, और आप मंथली। लेके आ रहे हो करीब मंथली। हम्म। और उनका जो रिक्वायरमेंट है जिसकी वो लोन मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं 1 से 1.25, मतलब 10 दिन का खर्चा। आपने जो अगर लोन ले भी लिया आईएमएफ से, तो वो तो 1 हफ्ते की कॉस्ट है। जब लड़ाई चलेगी तो आपको वहां भी डाइवर्ट करना होगा, क्योंकि आर्मी ये थोड़ी कहेगी कि ठीक है तुम आलू प्याज खरीदो, टमाटर बेचो, और हम खाली बैठे हैं, बंदूकों में कुछ नहीं है, पेट्रोल नहीं है, हम खाली इंतजार करेंगे अगली खेप का। ऐसा तो वो करेंगे नहीं, वो तो तुरंत कहेंगे कि वी नीड सप्लाईज, पैसे डाइवर्ट करो। तो मुश्किल से 7 से 10 दिन का इनके पास रिसोर्स था आईएमएफ से, इसीलिए परेशान। और अगर ऐसा होता है, पाकिस्तान की अगर आर्थिक स्थिति और बिगड़ती है, तो पाकिस्तान की एक तरफ बलूच आर्मी का आप स्टेटमेंट देख लीजिए कि हम तो अब कभी भी घोषणा कर सकते हैं फ्रीडम की। दूसरी तरफ सिंध और पाकिस्तान पंजाब में आपस में कन्फ्लिक्ट है। आजाद कश्मीर जो ये बोलते हैं वो अपने आप में कन्फ्लिक्ट जोन है। और फिर खैर पख्तूनख्वा का जो अलग एरिया है अफगानिस्तान से लगा हुआ बाकी जगह का, वहां इनकी कोई सुनता नहीं, वो अपने आप ही इनके आर्मियों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं, उनको मार रहे हैं। तो पाकिस्तान इज ए हाईली डिवाइडेड सोसाइटी, और जब फाइनेंशियल क्राइसिस होगा तो वो डिवीजन और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि पैसे जाएंगे पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में, क्योंकि पॉलिटिकली और डिफेंस वाइज वो डोमिनेंट है, तो वो अपनी तरफ खींचेंगे। बाकी एरियाज में कंफ्लिक्ट बढ़ेगा कि आप हमें खाना भी नहीं दे रहे और बोलते हो कि हम आपके साथ। तो स्थिति काफी नाजुक। और वैसे भी जो मैंने आंकड़े देखे हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान एक हाईली वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है, और उसके पास की जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो इंटरनेशनल नॉर्म से तो बहुत कम है ही, कि भारत की भी लगभग 1/3 ही है उसके पास। हाँ सर, देखिए पाकिस्तान के पास जो एरिया गया, आप हिस्टोरिकली भी देखें तो पाकिस्तान के पास जो सबसे सिंपल इंपॉर्टेंट एरिया था वो एरिया था जो लाहौर या आसपास उसके, लाहौर मुल्तान का जो बेल्ट है, पुराना भारत का समृद्ध पाकिस्तान, समृद्ध पंजाब। इन्होंने जब पाकिस्तान बनाया तो इन्होंने जो डेवलप्ड पार्ट था पंजाब का वो ले लिया, अमृतसर एंड बियॉन्ड वाला जो एरिया था मुल्तान के आगे का, वो डेवलप्ड एरिया था पंजाब का, इन्होंने वो लिया। उसके अलावा अगर आप देखें तो सिंध का एरिया जो है वो डेजर्ट है, क्योंकि गुजरात और राजस्थान का बॉर्डर सेम है, पॉलिटिकल बाउंड्री से ज्योग्राफी तो नहीं बदलती। इसके अलावा आप चले जाइए, पूरा का पूरा जो बलूचिस्तान एरिया है वो पूरा का पूरा ही वाटर स्ट्रेस्ड एरिया है, क्योंकि जो अफगानिस्तान की हालत है वही उनकी है। जितना आप हिमालयन में पहाड़ों में चले जाएंगे वहां पे पानी वैसे ही नहीं टिकता है, रफ टेरेन है, पथरीला इलाका है, बारिश होती है लेकिन वहां टिकता नहीं है। जैसे क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, चीरापूंजी एक जगह है जहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन चीरापूंजी हमेशा वाटर स्ट्रेस रहता है, सब बह जाता है नीचे, क्योंकि वो पानी, बांग्लादेश चला जाता है पानी क्योंकि पूरा। हाँ, पानी पानी पूरा बह के चला जाता है, तो आपके पास रिजर्वायर्स नहीं। तो ये स्थिति है पाकिस्तान की, कि जहां से ये तीनों नदियां निकलती हैं, झेलम, चिनाब और सिंध, ये निकलती हैं पाकिस्तान बेल्ट से, इसलिए वही डोमेन इनका डेवलप्ड है, बाकी जगह कुछ नहीं हुआ है। तो ये स्थिति है। और जो जहां वाटर स्ट्रेस की बात है तो है ही है। और अगर ये अब तो वर्ल्ड बैंक ने भी बोल दिया कि हम कोई मीडिएशन नहीं करेंगे, हम तो, हमारा रोल तो सिर्फ फैसिलिटेशन का था, कि अगर आप दोनों देश मिलके आपस में बैठ के बात करना चाहते हैं और आपको भाई किसके कॉन्फ्रेंस रूम को इस्तेमाल करना है या चाय पानी का इंतजाम कौन करेगा, तो वो हम कर देंगे, बाकी इससे ज्यादा हमारी उम्मीद मत करो। वो तो वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ने साफ बोल दिया है, बग्गा साहब। बंगा अब हाँ, अजय बंगा रही ने जब बात, यहाँ आए थे ना, वो मोदी जी से मिलके गए, हाँ अभी आए जी, और लखनऊ में ये तो स्टेटमेंट दिया इसीलिए उन्होंने। करेक्ट। तो उन्होंने साफ कह दिया कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपस की बात है, आप निपटो। तो इस तरह से पाकिस्तान की आर्ग्यूमेंट रहा नहीं, और जिस तरह से अभी स्ट्राइक हुई है, इनके एयरपोर्ट्स टूटे हैं,
इनको समझ में आ गई बात कि अब ये कहना कि सिर्फ झगड़ा कश्मीर तक है वो नहीं है, और मोदी साहब का ये कहना कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, पॉज बटन पे, इसका मतलब ये है कि अब लड़ाई तुमने शुरू करी थी, खत्म कब और कैसे करनी है अब हम डिसाइड करें। हम्म। तो मुझे लगता है कि ये एक परमानेंट थ्रेट पाकिस्तान के सिर पे लटक रहा है। अच्छा, हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं बेटर? ये जो IWT से क्या इस समय जो है, क्योंकि हमें जो यहाँ पे 3.60 MAF जो अलाउड है स्टोरेज, हमारे पास तो हमने वो भी नहीं बनाया है इन 3 नदियों पे। सर वही बात आती है कि बॉर्डर एरियाज में स्ट्रेटेजिक लोकेशन को लेकर जो हमारी सरकारें रही हैं उन्होंने कभी सोचा नहीं। जैसे चाइना सोचता है स्ट्रेटेजिकली कि सड़क चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन उनको पता है कि बॉर्डर तक सड़क कभी भी इस्तेमाल हो सकती है, तो चाहिए, चाहे वहां पे 2 घर भी ना हो, सड़क होनी चाहिए। लेकिन हम लोगों ने, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड थे, हमारी सोच इंटरनल पॉलिटिक्स में उलझी रहती है, हम कभी स्ट्रेटेजिकली सोच नहीं पाए। तो चाहे वो चाइना बॉर्डर रहा हो, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर रहा हो, चाहे वो अपर नॉर्थ कश्मीर का एरिया रहा हो, वहां पे वो डेवलपमेंट नहीं हुआ जो होना चाहिए था। और उसी का फायदा हर तरह से जिन्होंने एक्सप्लॉइट की सिचुएशन उन्होंने उठाया, इंक्लूडिंग टेररिस्ट, कि जब आपको रिएक्शन टाइम ही नहीं है, आपको वहां पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे, तो 2 घंटे में तो टेररिस्ट दौड़ के तो 15 किलोमीटर दूर भाग जाएगा ना। और 15 किलोमीटर का एरिया कॉर्डन ऑफ करने में आपको कितना टाइम लगेगा? और रास्ते में 2 घंटे में तो उसने कपड़े भी बदल लिए, शेव भी कर ली, वहां पे वो बकरियां चरा के वापस फौज के बीच में से निकल गया होगा, तो आपको क्या पता। टाइम बहुत बड़ी फैक्टर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है सर, ये सब चीजें क्रूशियल थी। अब भारत को क्या करना है? पहली बात तो जो मुझे लगता है कि अब पानी आपको चाहिए, और वैसे भी चाहिए डेवलपमेंट के लिए, तो जितना पानी अवेलेबल है, पहली बात तो वहां पे आप रिजर्वायर बनाइए, और हो सके तो अब आपके पास टनल बोरिंग मशीन्स भी हैं, जहां तक हो सके रिजर्वायर्स हैं, वहां पे आप वैलीज के अंदर आप रिजर्वायर बना सकते हैं, क्योंकि आबादी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ हमेशा बर्फ तो पड़ेगी नहीं, जिस समय पड़ेगी मेल्टिंग होगी उस समय आपको पानी मिलेगा, बाकी टाइम के लिए आप रिजर्वायर बना सकते हैं, और उसकी जरूरत भी रहेगी। इसके अलावा पावर प्लांट का ऑप्शन है। इसके अलावा उस क्षेत्र में हम अपने एग्रीकल्चर, जो कश्मीर का एरिया है वहां पे एग्रीकल्चर को डेवलप करें, ताकि वहां किसानों को रोजगार भी मिले, पानी भी मिले, और उस हिसाब से उनकी आमदनी भी बढ़े। तो ऑप्शंस हैं, बट टाइम लगेगा सर। दीज आर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो 2 से 3 साल तो लगेंगे, प्रोवाइडेड वी स्टार्ट टुडे। हम जितना डिले करेंगे उसमें 3 से 5 साल हमें जोड़ना पड़ेगा। तो यार, ये जो भारत हमने जो अभी कर रहा है कि 75 साल एकदम से तक कभी पानी, किया। जी। ये जो भारत अभी कर रहा है कि एकदम से पानी छोड़ देता है, फिर रोक लेता है, फिर छोड़ देता है, फिर रोक लेता है, इससे क्या वो फर्क वो तो पड़ेगा? सर ऐसा है, उसका फर्क ये है सर कि देखिए पीछे से कांस्टेंट फ्लो आ रहा है। हम्म, अगर थ्रेशोल्ड लेवल से बढ़ जाएगा, अगर डेंजर मार्क से डैम के ऊपर पानी बढ़ जाएगा, तो सेफ्टी के लिए आप रिलीज कर दीजिए। लेकिन होता क्या है ना सर, कि जब आप बीच में रोक देते हैं तो जो फ्लो चलना चाहिए कंटिन्यूअस, वो रुक जाता है। अब जब आप दोबारा पानी छोड़ेंगे, तो जो पानी आप भेज रहे हैं वो शायद पाकिस्तान तक पूरा ना जाए, क्योंकि बहुत कुछ पानी जमीन भी सोख लेती है। तो अगर मान लीजिए आपने 100 लीटर छोड़ा, अगर कंटिन्यूअस फ्लो में आप 100 लीटर छोड़ते रहते तो 100 आपको मिल जाता। लेकिन आप इंटरमीडिएट छोड़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जो पानी जमीन सोख लेती है वो तो पहुंचेगा नहीं, वाटर टेबल उसी एरिया की इंप्रूव होगी। उसके अलावा आपको जो डैम्स बने हुए हैं उनकी सेफ्टी भी देखनी है, तो जरूरत से ज्यादा आप स्टोरेज करेंगे हायर देन द सेफ्टी लेवल्स, वो रिस्की हो सकता है। तो दोनों तरफ से। अब अनसर्टेनिटी की प्रॉब्लम ये है कि अनसर्टेनिटी में आपको कैसे पता लगेगा भारत कब छोड़ेगा? ये डिपेंड करता है कि पीछे से फ्लो कैसा आ रहा है। तो किसान क्या आज बीज लगा के इंतजार करेगा? नहीं कर सकता। इसका मतलब वो पानी का इंतजार करेगा, जब तक वो पानी को देख के बीज लगाएगा, पता लगा 3 दिन बाद फिर पानी आना बंद हो गया। तो एक बड़ा हम्म, विचित्र स्थिति हो जाएगी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की। और फिर जब पानी आएगा तो सारे लोग उस ट्यूबवेल से अपना पानी खींचेंगे, अपनी अपनी मोटरें लगा के, तो आखिर में जो पहुंचेगा पानी वो वैसे भी नहीं पहुंचेगा। तो कांस्टेंट फ्लो अगर नहीं है तो इट इज हाईली रिस्की। और अब अगर आप हमें तंग कर रहे हो, हथियार चला रहे हो, हिंदुस्तान में लोगों को मार रहे हो, तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हो कि हम आपको लगातार पानी दें? यही तो मोदी साहब का पहले दिन पे था। और
इसी पे ही मेरा एक डिटेल्ड वीडियो भी था कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, अब इसमें चैलेंजेस क्या है सर। पाकिस्तान के कई बड़े पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट इसी ट्रीटी के ऊपर डिपेंडेंट है। आपके जो थर्मल पावर प्लांट है वो भी इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटरीज के आसपास है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट को भी पानी चाहिए, और हमेशा थर्मल पावर प्लांट किसी ना किसी बड़े वाटर रिजर्वायर के आसपास ही होते हैं। वो प्रॉब्लम, तो आपको हाइड्रो पावर नहीं मिला, क्योंकि आपकी फ्लो रुक गई तो वो कैसे चलेगा। और लेवल कम हो गया, एक लेवल के नीचे अगर है आपके शूट्स में अगर पानी नहीं जा रहा है तो टरबाइन कैसे मूव करेंगे, तो वो प्रॉब्लम हो गई। सप्लाई नहीं आ रही तो आपके पावर प्लांट रुकेंगे, क्योंकि आपको लगातार वाटर फीड चाहिए अंदर, तो वो प्रॉब्लम हो गई। खेती में आपको पानी नहीं मिल रहा, आपके जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जो कंज्यूमेबल्स के लिए, पोर्टेबल वाटर के लिए, वो काम नहीं कर रहे क्योंकि उसमें पानी नहीं आ रहा। और पानी कम आता है तो उसके अंदर सैंड पार्टिकल ज्यादा होते हैं, तो पावर जो आपके ट्रीटमेंट प्लांट है इनमें प्रॉब्लम आएगी। तो बड़े आपने जो इम्बैलेंस हो गया ना सर, इसके काफी सारे टेक्निकल चैलेंजेस आते हैं विच विल हर्ट देयर परफॉर्मेंसेस। अल्टीमेटली कॉस्ट विल गो अप, मेंटेनेंस विल गो अप, एंड एवरीथिंग विल बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, दूसरी बात कही मोदी जी ने कि साहब की नो ट्रेड। ट्रेड तो मुझे लगता है पहले ही कम थी, इससे क्या अंतर पड़ेगा अधिक? सर भारत इंपोर्ट नहीं कर रहा था, तो हार्डली हमारा करीब 20-50 मिलियन डॉलर का ट्रेड था। ट्रेड ज्यादातर आज भी पाकिस्तान इंडिया के बीच में अगर हो रहा है तो वो आया दुबई हो रहा है। इसीलिए जब भी आप दुबई जाएंगे तो आपको वहां पे इंडियन ट्रेडर और पाकिस्तान के ट्रेडर आपको अक्सर मिल जाएंगे कॉन्फ्रेंसिस में, मीटिंग्स में, क्योंकि सप्लाई कहाँ से आए। जो चीज इंटरनेशनल मार्केट में मिलती है, जैसे तेल, खाने का तेल मिल गया तो वो डायरेक्ट मंगवा लेते हैं, लेकिन जो पेरिशेबल्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वो कहाँ से आएगा। कॉटन, वो कहाँ से आएगा, क्योंकि नेक्स्ट डोर पाकिस्तान के इंडिया है। आप इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए सर, कि पाकिस्तान से ज्यादा पर कैपिटा इनकम थी मालदीव्स की, टूरिस्ट इकोनॉमी थी। भारत के साथ पंगा करके वो इकोनॉमी बैठ गई, जबकि वो उनको कोई बहुत ज्यादा सप्लाई नहीं चाहिए, उनके पास टूरिस्ट आता है, पूरा पैसा देता है, आप अंतरराष्ट्रीय बाजार से कहीं से भी रॉ मटेरियल खरीद सकते थे। क्या मालदीव कर पाया? नहीं हो पाया। क्या श्रीलंका कर पाया? नहीं हो पाया। क्या नेपाल कर पाया? नहीं हो पाया। क्या बांग्लादेश कर पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। तो आपके पास जब इतना बड़ा नेबर है भारत जैसा, जहां से आप बहुत कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स को ले सकते हैं, आप वही सप्लाई लाइन तोड़ दोगे, तो टेक एन एग्जांपल सर, अगर भारत से प्याज नहीं जाएगा तो पाकिस्तान प्याज कहां से खरीदे? ईरान से, दुबई यूक्रेन से, से। वो तो खुद ही खरीद रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, अब यूक्रेन से पाकिस्तान आने के लिए आपको फ्लाइट भेजनी पड़ेगी। बाई सी आने का मतलब है कि आपको 15 दिन का, 20 दिन का टाइम चाहिए, उसकी कॉस्ट तो। और यूक्रेन भी तब तक देगा जब तक वहां स्नोफॉल नहीं होता, तो 6 महीने से ज्यादा यूक्रेन भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये है सर, कि अगर अल्टरनेट होते ना तो ये लोग पहले ही अल्टरनेट इस्तेमाल कर लेते, इंतजार नहीं करते ये लड़ाई का। इनको पता है कि भारत के अलावा अल्टरनेट नहीं है, तो इसलिए भारत ने जब मना किया है तो ऑफिशियली जो डायरेक्ट ट्रेड था वो करीब 300 मिलियन डॉलर का था। अब उसके अंदर आपके कॉटन भी है, मसाले भी हैं, कुछ दवाइयां भी हैं, पंजाब से कुछ एग्रीकल्चर के अप्लायंसेस भी जाते हैं, कुछ केमिकल्स भी जाते हैं, प्लास्टिक्स आइटम्स भी जाते हैं। तो ये सब चीजें जो डे टू डे आइटम की वो जाती है। कोई हाईटेक इकोनॉमी तो है नहीं पाकिस्तान कि आप कहोगे कि सॉफ्टवेयर जा रहा है या माइक्रोचिप जा रहा है या वहां पे कोई और कोई चीजें जा रही है, वो तो कुछ है नहीं। उनको तो दाल रोटी खानी है, वो जहां से सस्ती मिलेगी वो ले लेंगे। भारत से सस्ती कौन देगा सर? ये उनके लिए चुनौती होगी। भारत ने तो अपना पूरा जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस शील्ड बनाई है, वो भी कह रहे साहब 500 करोड़ में बना ली केवल। देखिए तो सर, क्या होता है ना कि आपके पास मिसाइल्स हैं, आपके पास लॉन्चर्स ऑलरेडी हैं, आपको चाहिए कमांड एंड कंट्रोल एंड सर्वेलेंस। अब उसके लिए आपके पास आईटी टेक्नोलॉजी चाहिए, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी चाहिए, कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी चाहिए, बाकी चीजें तो हैं ही। आपको तो कनेक्ट करते जाना है कि भाई आपके पास, आप पृथ्वी मिसाइल पड़ा है उसके साइट को कनेक्ट कर दो, ब्रह्मोस पड़ा है उसको कनेक्ट कर दो, छोटी मिसाइल्स है उसको कनेक्ट कर दो, हैवी मिसाइल्स है उनको कर दो, ड्रोन के साथ कनेक्ट कर दो।
कंट्रोल कमांड बनानी है। बाकी चीजें तो ऑलरेडी आप साल भर 12 महीने डिफेंस की जो फैक्ट्री है वो करती क्या है। फॉर एग्जाम्पल अब नई फैक्ट्री ब्रह्मोस के लिए इनॉग्रेट करी है राजनाथ सिंह जी ने। अब वो 100 ब्रह्मोस मिसाइल साल की बनाएगी, मतलब हर हफ्ते 2 तैयार हो जाएगी। अब हर हफ्ते अगर 2 मिसाइलें तैयार हो रही हैं तो वो कोई यूज तो हो नहीं रही, वो आपके रिजर्व्स में जा रही हैं। अब कितने साल से ब्रह्मोस चल रहा है? ये ब्रह्मोस का काम कम से कम 20 साल से चल रहा है हिंदुस्तान में। 20 साल में कितनी मिसाइलें बनी होंगी और कितनों का परीक्षण हुआ होगा? बाकी कहीं ना कहीं तो गोडाउंस में पड़ी होंगी ना सर। मैं कह रहा हूं आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली पॉलिसी अपना लो। सबसे पुराना ब्रह्मोस मॉडल भी चलाओगे तब भी पाकिस्तान के लिए भारी है। तो ये स्थिति रहेगी। और डिफेंस में तो हर साल खर्चा होना ही है। और अब तो प्राइवेट सेक्टर को बोल दिया है कि आप प्रोडक्शन को पूरी रफ्तार से बढ़ाइए, सरकार खरीदेगी। तो जब सरकार भारत मेक इन इंडिया पे फोकस कर रही है और डिपेंडेंट नहीं है बाहर से गोला बारूद के लिए, तो और लोग आएंगे इन्वेस्टमेंट करने। तो स्थिति सर धीरे कमिंग धीरे बैक टू सुधरेगी, ट्रेड, लेकिन इट टेक्स टाइम। जी कमिंग बैक टू ट्रेड, अगर पाकिस्तान को दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, आलू प्याज टमाटर नहीं मिलेंगे, तो फिर ये कैसे अपना काम चलाएंगे? सर देखिए, आप ये समझिए कि पाकिस्तान फूड इमरजेंसी पे रहेगा। कुछ चाइना से मंगाएगा, कुछ टर्की से मंगाएगा, कुछ यूक्रेन से मंगाएगा, कोई इजिप्ट से मंगाएगा, कुछ अफ्रीका से मंगाएगा। अब यह है कि जहां आपको 2 किलो आटा मिलना चाहिए था महीने का, अब आपको 1 किलो मिलेगा या 1.5 किलो मिलेगा। तो कंसर्न्स तो आएंगे, सप्लाई चेन के इश्यूज आएंगे, क्वालिटी के इश्यूज आएंगे, बाकी चीजें आएंगी। तो ये प्राइस स्लो प्राइस है बट प्राइस विल मैटर। सीरियस इम्पैक्ट। हाँ जी सर। प्राइस के में तो फर्क पड़ेगा। प्राइस तो ऑलरेडी हालत खराब है ना सर। पाकिस्तान की करेंसी एक समय ये होता था कि इंडिया से 2-3 पैसे ये नीचे रखते थे ताकि इनका हम्म, बासमती एक्सपोर्ट हो जाए। बाकी जो इंडिया से कॉम्पीट करते थे ये इंडियन रुपी के कंपैरिजन में पाकिस्तान के रुपी को जरा सा वीक रखते थे ताकि बायर इनके पास जाए। आज पाकिस्तान की करेंसी भारत के 30-32 पैसे के बराबर है। तो आज ट्रू। अगर भारत से आप मान लीजिए कि प्याज टमाटर भी खरीद रहे हो, वो भी आपके लिए एक्सपेंसिव है। ये तो भारत की स्थिति है। अब यही चीज आप सोच लिए कि $1 इक्वल टू $250-300 रुपी पाकिस्तानी, और टू वहां एटी पे वन सर, अगर टू एटी अमेरिका वन 281। तो मेरा ये कहना है कि अगर आज पाकिस्तान, अगर मान लीजिए यूरोप से या अमेरिका से, यूरोप तो वैसे ही एक्सपेंसिव कंट्री है, अगर पाकिस्तान मान लीजिए चाइना से भी ले लेता है, $1 का आलू दे दो तो कितने का बैठा सर? 280 रुपए किलो हो गया ना। 280 रुपए किलो। कितने लोग खा पाएंगे? हम्म, तो इनकम है मैं नहीं, गरीबी है, चैलेंज है। नहीं तो भाई IMF की कंडीशंस भी तो फुलफिल करनी पड़ती हैं साहब। सर वो तो कह देंगे फोर्स मेजर क्लॉज है, भाई लड़ाई हो गई, हम क्या करें, आपकी कंडीशन पूरी नहीं कर पाए। वहां तो देखिए, देखते जब आपके पास अगर स्थिति ऐसी है कि भाई मैं नंगा ही हूं, तो मेरे से क्या कपड़े उतरवाओगे यार? तो वो तो पहले ही एक्सपोज है, वो तो सबको पता है। ये सिर्फ इसीलिए पाकिस्तान को एड दी गई कि वहां पे इंटरनल सिविल वॉर नहीं हो जाए, क्योंकि वो खाने का पैसा तो मिल जाए इनको यार, कि खाने लायक भी नहीं बचेंगे। वैसे भी पेट्रोल और डीजल वहाँ 250-250 है लोकल। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना सर कि $1 का मतलब है आपका $250-300। तो पूरी दुनिया में जो $1 में चीज मिल रही है, वो समझ लीजिए पाकिस्तान में $250 वहां पे आप पर कैपिटा इनकम देख लीजिए कितनी है। उस हिसाब से हालात तो आपका खराब खर्चा है तो निकलता भाई, ही नहीं। तो मोदी जी जो है उनको धीरे धीरे स्क्वीज करके मारेंगे, ये कहने का मतलब है। हाँ हाँ, वो पाकिस्तान तो अपनी मौत खुद मरेगा सर। ट्रेड डेफिसिट ही आपका $2 से $3 बिलियन पर मंथ है। आपके पास टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करीब $10 बिलियन है। तो आपके पास टोटल पैसा ही पाकिस्तान की सर्वाइवल के लिए 2 से 3 महीने का है। अब वॉर शुरू हो गई तो खर्चे और बढ़ जाएंगे। इमरजेंसी प्लानिंग में, रिजर्वर्स में आपने जो प्लेन खोए हैं उनको रिकवर करोगे। अब आर्मी कहेगी नहीं हमें गोला बारूद का स्टॉक करना है, तो जो आप पहले प्याज का स्टॉक करते थे, आप गोला बारूद का स्टॉक करो। पहले आप पेट्रोलियम का स्टॉक करते थे, आप गोला बारूद का स्टॉक भी करोगे। तो आपके तो खर्चे बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। एंड दिस इज जी डेंजरस। जी जी जी, वही मैं देख रहा था कि भारत में तो स्टॉक मार्केट जंप मारने लगा है, और पाकिस्तान में तो बीच में तो बहुत बुरी तरह से कोलैप्स हो गया था। अब थोड़ा सा संभला है।
पाकिस्तान में है ही कुछ नहीं ना सर। इन्वेस्ट जो करेंगे वो 5-7 बड़ी कंपनियां हैं और वो भी गिने चुने प्लेयर है। वहाँ कार्टेलाइजेशन है, पाकिस्तान में फ्री मार्केट नहीं है। वहां पे बहुत लिमिटेड स्कोप है स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने का। जितने बड़े घराने हैं वो, उनके ब्रोकर्स, तो मेरे को लगता है कि 1000-2000 आदमी से ज्यादा पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में होगा भी, जो एक्चुअल है। बाकी तो नंबर के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। विजय सरदाना जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।